नमस्कार। भारत में आर्थिक सुनामी की बात की जा रही है। भारत में लगातार खाद्यान्न या फिर उससे जुड़े हुए सामानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। उसके साथ साथ हमने देखा सीएनजी का दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा और खाने की बाकी चीज़ों के भी दाम बढ़े हैं। चाहे वो आ, मछली हो, मांस हो या फिर सब्जियां हो या फिर ग्रोसरी के सामान हो, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब भारत की जीडीपी, ऐसा तो माने भारत की जो इकोनॉमी है, जिसे कहा जा रहा है कि वो तो बढ़ रही है, लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं कि उसका जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। माने ग्रोथ बता रही है सरकार, लेकिन उसमें जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जॉब नहीं क्रिएट हो रही है तो किस तरह की ग्रोथ है। तो ये एक समस्या है, गंभीर संकट है और वो दिखाई दे रहा है। युवा, भारत सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश है। जिस मसले को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बदला जा सकता था, वो कहीं ना कहीं एक संकट बन चुका है, एक समस्या बन चुका है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे थे। हम कहते थे कि हमारे जो युवा हैं वो हमारे लिए एक एसेट हैं। वो अब कहीं ना कहीं एक तरह की मुश्किल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनको उनके हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से नौकरियां नहीं उपलब्ध हैं। और ऐसे में अगर वो एक समय पर अपने जो हुनर है उनका, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको काम नहीं मिल पाता है उनको, तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे और उससे देश फ्रस्ट्रेट होगा। और यही हो रहा है, क्योंकि जॉब नहीं है और जॉब नहीं है तो मुश्किल है। अभी आपने खबर पढ़ी होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था कि जो भारत में इन्वेस्टर्स हैं, पहले 28 बिलियन डॉलर उन्होंने लगा रखा था, अब उन्होंने इतना निकाल लिया है कि केवल 1 बिलियन डॉलर का निवेश बचा हुआ है। ये आज की खबर थी। ऐसी स्थिति में भारत को अब भारत, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो ये सब तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस का दाम बढ़ा है, कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, ये सब कुछ ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से बढ़ रहा है। नहीं, आप देखिए कि जो साउथ एशिया के, फिर साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देश हैं, वहां इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन भारत में ये दिक्कत ज्यादा बड़ी दिख रही है। इसलिए दिख रही है क्योंकि भारत सरकार को जो बताया जा रहा है कि इस युद्ध की वजह से मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार को खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना था, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया का सबसे मजबूत देश है चीन। चीन 1949 में आजाद हुआ और माओ जेदांग ने वहां एक तरह से कल्चरल रेवोल्यूशन किया। लेकिन चीन शुरुआती दौर में बहुत हद तक एक भुखमरी का शिकार रहा, संघर्ष करता रहा गरीबी से। 1978 में परिवर्तन आया, जब वहां के राष्ट्रपति डेन जियाओपिंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और पूरी चीन की इकोनॉमी को खोल दिया। और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को अमीर बनने दो, बाद में धीरे धीरे और भी धनी होंगे। चीन 1978 तक एक बहुत सामान्य सा देश था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मजबूत होने लगा। डेन जियाओपिंग ने तमाम तरह की चीजें वहां की इकोनॉमी के लिए खोल दी। चीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी दुनिया में केवल 2 से 3% की हिस्सेदारी रखता था। 1990 तक करीब करीब चीन भारत के आसपास था, लेकिन चीन जो है अभी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है। अकेले चीन पूरी दुनिया का 29% मैन्युफैक्चरिंग करता है। आपने देखा होगा कि 90 के बाद से चीन में लगातार परिवर्तन आए, 2000 के बाद तो और भी परिवर्तन आए, और चीन जो है अभी दुनिया की एक महत्वपूर्ण और मजबूत इकोनॉमी बन चुका है। उसने दुनिया के बाकी देशों की जितनी भी कंपनियां थी, उनको एक बहुत ही सुलभ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। उसने अपने लेबरर्स को स्किल उपलब्ध कराया, लेबरर्स को काम मिले। उसके बाद फिर बाहर की कंपनियां आई, इन्वेस्टर्स आए। मैन्युफैक्चरिंग में उसने बहुत तेजी से काम किया, खिलौनों में, सामान बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम तरह की चीजों में। और इससे क्या हुआ कि लगातार चीन मजबूत होता गया और उसकी इकोनॉमी मजबूत होती गई।
और चीन आज 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास खड़ा है, अमेरिका के लिए एक थ्रेट बन चुका है। अमेरिका चीन की तुलना में केवल 16 से 17% की ही मैन्युफैक्चरिंग कर पाता है। भारत को करना था मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट, वो हो नहीं पाया। भारत के युवाओं को रोजगार वहां मिलना था मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल जरूरी थी, और स्किल के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जरूरी थे, और वहाँ इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और इसी का कारण है कि ज्यादातर भारत का युवा अब्दुल को टाइट करने पे लगा हुआ है, मस्जिदों के बाहर डीजे बजा रहा है, और क्रिश्चियंस के क्रिसमस में जाके वहां की झांकियां उजाड़ रहा है। उसकी पूरी ऊर्जा जो है दूसरे दिशा में लगी हुई है। वो युवा जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश में युवा करीब करीब सबसे ज्यादा है पूरे भारत में, अगर वो स्किल्ड होते तो उनके लिए पूरी दुनिया का मार्केट खुला होता और वहां वो काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्रीकल्चर में जो होना था वो नहीं हुआ। कही गई थी कि आय दुगुनी कर दी जाएगी। किसी भी इकोनॉमी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। अब देखिए कि भारत की जो जीडीपी है उसमें केवल 14 से 18% का योगदान है एग्रीकल्चर का, लेकिन लगे कितने लोग हैं? 45% लोग। आप पूर्वांचल के गांव में चले जाइए या फिर बिहार के गांव में चले जाइए, छोटी होल्डिंग्स के किसान हैं, वो साल भर खेती करते हैं, खेती के नाम पर गांव में रहते हैं, और अब उनका भी समय बीत रहा है, उम्र भी बीत रही है, और खेती से क्या मिलता है? दाल चावल और कुछ खाने लायक सब्जियां। उस खेती से उनके जीवन में कहीं कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है कि उससे एक्स्ट्रा आय उनको होती है। इनफैक्ट जो घर की कमाई होती है वो भी उसमें चली जाती है, या फिर वो सीजनल लेबर या कारीगर के तौर पे कहीं काम करते हैं तो उससे वो सप्लीमेंट हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संकट ये है कि भारत के 85% किसान जो हैं वो एकदम छोटी जोत के हो चुके हैं। बहुत सारे गांव में 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा बहुत बड़ी लग्जरी है। तो एग्रीकल्चर में उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मंडियां मजबूत नहीं हुई, एमएसपी 3 किसानों के खिलाफ काले काले कानून आए थे, और फसलों में जो नुकसान हो जाता है उसमें कहीं कोई बहुत इस तरह की सुविधाएं नहीं है। तो जो काम होना चाहिए था, 45%, भारत की आधी आबादी करीब करीब एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और आउटपुट उनका जीडीपी में केवल 14 से 18% है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जीडीपी का 13 से 19% है, वो भी बहुत कम है, इसको बढ़ना था। सरकार ये नहीं बता रही है। सरकार बता रही है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जबकि पिछले 12 सालों में उसको ये करना था। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग का मसला था। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने स्किल इंडिया नाम की चीजों को शुरू किया, लेकिन वो स्किल इंडिया एक ऐसा वेंचर बन गया जहां तमाम तरह के करप्शन हो रहे हैं, तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स खोले गए जिनमें ना ही तो कोई क्वालिटी ट्रेनर्स उपलब्ध थे, ना ही कोई क्वालिटी ट्रेनिंग उपलब्ध थी, और उसका हाल ये हुआ कि वो ढाक के 3 पात वैसे ही बंद हो गए हैं। ना युवाओं की कोई क्वालिटी ट्रेनिंग हुई है, ना ही कुछ हुआ है, और वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो इजराइल जा रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं और बमबारी में मारे जा रहे हैं। रूस जा रहे हैं, कुछ रूस जाके तो युद्ध में शामिल हो गए, या फिर वहां छोटे मोटे काम कर रहे थे जिससे युद्ध में उनकी जान गई। तो अगर ये युवा स्किल्ड होते तो वो मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूट करते, और कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती तो देश की इकोनॉमी बढ़ती, जो नहीं हो रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग देना था। देश में 11,000 ITI हैं, जिसमें 15,000 ITI हैं, जिसमें ज्यादातर प्राइवेट ITI हैं, और उन ITI की कोई क्वालिटी नहीं है। तो जब लोग क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी लोगों को तो वो फिर क्या कर लेंगे? पॉलिटेक्निक्स का देश में हाल हम देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का हाल देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत ने जैसे अपने AI पर पैसा खर्च करना था, अपने लोगों को ट्रेन करना था, वो सब नहीं हुआ, और उसकी वजह से मुश्किल ये हो रहा है कि IT के सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां गई हैं। IT का जो सेक्टर है वहाँ AI की वजह से बहुत सारी नौकरियां गई हैं, बहुत सारी कंपनियों के चले जाने से नौकरियां गई हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं जहां बहुत नुकसान हुआ है युवाओं का, जहां फायदा होना चाहिए था। एक्सपोर्ट और ट्रेड इंटीग्रेशन होना था, वो भी नहीं हुआ। एक्सपोर्ट्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे नहीं और फिर एक्सपोर्ट्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, तो वहां रोजगार का सृजन हो सकता था, उसमें नहीं हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी
में भारत ने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। भारत के सोलर प्लेट्स अभी भी चीन से बन के आते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा बन के आता है। तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर उस तरह से रिसर्च नहीं किया, काम नहीं किया, और नतीजा ये है कि हम चीन पर निर्भर हैं, जो हमारा आर्क राइवल है, एक बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है, लेकिन हमको व्यापार तो करना पड़ेगा। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में भी कोई खास काम नहीं हुआ। पहलगाम, पुलवामा में जिस तरह से हमले हुए, उसके बाद से पूरी कश्मीर की इकोनॉमी चौपट रही। एक साल तक तो एक भी पर्यटक नहीं गया। जहां पर्यटन स्मूथली चलना चाहिए था, वहां भी बैठ गया, कोलैप्स हुआ। पर्यटन पर भी बहुत ज्यादा जोर नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के मजबूत न होने से पर्यटन भी बहुत मजबूत नहीं हो रहा है। लोग जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो ट्रेन की टिकटों की अवेलेबिलिटी हो या फिर सस्ता और सुरक्षित जो बसों का आवागमन हो, ये सब भी नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत ही गंभीर मुश्किलें हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में भी उस तरह से कोई काम नहीं हुआ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स में, हेल्थ में तो गजब का घोटाला है। सरकारी हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बीमा स्कीम दे रही है सरकार, राज्य सरकारें, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मॉडल कभी भी किसी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। और यही वो संकट है जिसकी वजह से भारत तमाम तरह की मुश्किलों को झेल रहा है। एडुकेशन में हमने देखा कि पूरे देश में 90,000 स्कूल्स बंद कर दिए गए। देश की आबादी 147 करोड़, स्कूल खोले जाने चाहिए थे, उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए थी, क्वालिटी पर काम किया जाना चाहिए तो उल्टे उन पर ताला लगा दिया गया। अब ऐसी स्थिति में यह है कि स्कूल और हॉस्पिटल के बिना कोई देश महान बन जाए, विश्वगुरु बन जाए, ये भारत ही सोच सकता है। बिना कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल्स के कोई भी देश बेहतर नहीं बन सकता। विश्वगुरु की तो बात ही भूल जाइए आप। तो ये न हुआ, न होता हुआ दिख रहा है, न होगा। जीडीपी की बात मैंने बताई कि जीडीपी जितनी मजबूत होती है उतनी इकोनॉमी मजबूत होती है। जीडीपी कमजोर है, इसका मतलब कि आपका मतलब आपकी इकोनॉमी कमजोर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, उससे जुड़ी हुई चीजें बढ़ रही हैं। भारत पर कैपिटा इनकम में केनिया के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में भारत कैसे विश्वगुरु बनेगा, कैसे इस आर्थिक आने वाली सुनामी का आगे सामना करेगा, ये वो सवाल है जो हम सभी को परेशान कर रहे हैं। आमदनी दुगनी करनी थी सभी की, और 12 सालों में आमदनी आधा हो गई है। महंगाई को आधा करना था, महंगाई दुगनी हो गई है। तो ये सब वो संकट हैं जो हमारे सामने मुंह बाके खड़े हैं, और उन संकटों का कोई खास उत्तर दिख नहीं रहा है। मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल, एमएसएमईज को बर्बाद कर दिया गया है। चाइना ने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़ाया। खास करके हमारे देश में जो एक और समस्या है वो है क्रोनी कैपिटलिस्ट की। अभी दो बड़े कैपिटलिस्ट हैं इस देश में, अडानी और अंबानी। अडानी ने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, कुछ लोगों में खुशी की लहर है। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि अडानी की वजह से जो छोटे छोटे व्यापारी और छोटा व्यापार था भारत का, जो भारत की रीढ़ थी, वो टूट गई है। और किसी भी व्यक्ति की जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो जीवन खत्म सा हो जाता है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म जो है इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कैपिटलिज्म की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कैपिटलिज्म एक मॉडल है और वो कहीं ना कहीं देशों को आगे ले जा रहा है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है और वो बढ़ रहा है। दुनिया के 33% धनी लोग अमेरिका में रहते हैं। लेकिन भारत का जो क्रोनी कैपिटलिज्म का मॉडल है, एक बीमार मॉडल है, एक बहुत ही घटिया मॉडल है। और क्रोनी कैपिटलिज्म में होता क्या है, कुछ उद्योगपति मित्र जो हैं उन्हीं को सारे ठेके मिलते हैं, उन्हीं को सारी महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनके कुछ लिमिटेड लोग ही उन कामों को करते हैं। उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट की सीमा और संख्या भी लिमिटेड होती है। ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनकी आड़ में या उनकी छतरी के नीचे दब के खत्म हो जाते हैं। यही भारत के साथ हो रहा है, और यही इकोनॉमी का सबसे बड़ा वो झोल है, मुश्किल है, दिक्कत है, जिसकी वजह से भारत में समस्याएं आ रही हैं व्यापार में, और वो ये संकट है। दूसरी बात जो हम लोगों ने की कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की गई, वो भी एक मुश्किल है। वो ट्रेड डील जहां हमको ज्यादा आयात करना है और टैरिफ दे के निर्यात करना है, इसने भी हमारे जो व्यापार की रीढ़ थी वो भी तोड़ दी। तो रीढ़ पर एक दो चोट नहीं हुई है, कई चोटें हुई हैं, और उन चोटों ने हमको
फटेहाल मरेहाल कर दिया है, अधमरा कर दिया है। तो भारत की इकोनॉमी जो है अधमरी स्थिति में है और बताया ये जा रहा है कि उसके लिए जिम्मेदार ईरान, अमेरिका का वार है। हकीकत में जो सरकार को करना था उसने कुछ नहीं किया और ना ही उसका उस पर ध्यान था उनका, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों की संपन्नता पर, मजबूती पर और उनके व्यापार के बढ़ाने पर। धन्यवाद।